a jolt and then you'll die. Assalamu alaikum. Welcome back to the channel Physics Fever. We are back with our next series of this lecture. निचोड़ सीरीज हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम एनसीईआरटी निचोड़ देख रहे थे, जिसके अंदर हमने एनसीईआरटी का कंप्लीट डिस्कशन किया था विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था फॉर क्लास 10th बोर्ड्स। ओके, जिसमें हम अपना अगला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आप सबसे पहला पेज देखो इलेक्ट्रिसिटी का, आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी पहले पेज के अंदर आपको 3-4 लाइन चीजें मिलेंगी कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। खैर ये सच आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें अगले पेज में आपको इलेक्ट्रिसिटी और करंट के बारे में बताया, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में बताया गया। चलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज बचती है हमारे पास वो क्या है, इसमें इससे पहले जो इस चैप्टर में जो शुरुआत की जाएगी वो शुरुआत की जाएगी चार्ज से। कहां से शुरुआत की जाएगी? चार्ज से, जिसमें चार्ज का सिंबल क्यू, आइदर कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो कि सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ना के बराबर सिर्फ आपके सेशंस में पूछा जाता है, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू एनई। क्यू इज इक्वल्स टू एनई से ये आपके सेशंस में सवाल पूछा जाता है। अब तो खैर ये बोर्ड एग्जाम्स में कभी नहीं पूछा गया है कि क्यू बराबर एनई है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने को दे दिया है, आपको चार्ज अगर गिवन है तो। अब ये सारे सवाल सेशंस में आते थे, अब आते भी हैं तो हैं, नहीं तो अब तो इस पर्टिकुलर चीज पर आपसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपके पास करंट। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास? करंट। तो करंट इज सिंपली डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज फ्लोन बाई टाइम, चार्ज फ्लोन बाई टाइम, तो यानी कि क्यू बाई टी। यानी कि हमारे पास सिंपल फॉर्मूला बन गया क्या? आई इज इक्वल टू क्यू बाई बनना, और क्यू को हम लिख सकते हैं एनई अपॉन टी। तो अगेन यहां से देखो आपको अगेन एक फॉर्मेटिंग दे सकता है, इससे भी अभी तक सवाल नहीं पूछा जा चुका है, लेकिन हाँ पूछने के चांसेस हैं ना, ये सेशंस में पूछे जाते हैं जनरली, बोर्ड्स में इससे सवाल नहीं पूछे जाते, मतलब सिलेबस में है बट पूछे जनरली नहीं जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 7 नंबर का क्या है, 7 नंबर के बराबर आता है मार्क्स आपके, मतलब 7 मार्क्स का आता है टोटल ओवर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 7 मार्क्स कंसिस्ट करता है, जिसमें ये सारे सवाल पूछकर वो सारी सी बात है अपने मार्क्स पेश नहीं करेगा। मतलब उनको पता होता है, अलग अलग बच्चे को आना आता है ये चीज, जो मेनली वो सिखाना चाहते हैं वो आपको इलेक्ट्रिसिटी की पावर, हीटिंग इफेक्ट और आपसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इन सब चीजों पर, हम डायरेक्टली बढ़ते हैं धीरे धीरे करके उन्हीं पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर करंट चीज आ गई। इस करंट के बाद आएगा सीधी बात है दैट इज पोटेंशियल। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक। यहाँ पर दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों में क्या है, फर्क है थोड़ा सा। ये जनरली बच्चों ना कंफ्यूज कर जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि दोनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली ये डिफाइन करता है कि वर्क डन, मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है जो कि कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है। इनफाइनाइट से अगर आप बहुत प्यार से चार्ज को उठाकर लेकर आओ तो कहां पर लाना है? किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो उस इनफाइनाइट से अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज को लेकर आओगे बहुत प्यार से, मतलब एकदम समझ लो एकदम टुचुक 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 करके लेकर आ रहे हो, इतना टुचुक कि अब उस चार्ज को किसी भी इंस्टेंट पर देखो तो वो आपको बिल्कुल रेस्ट पर दिखेगा। यानी कि इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल स्पीड से लेकर आओ कि उस चार्ज का एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर आप और देसी लैंग्वेज में समझो तो वो क्या हो कि एट एनी इंस्टेंट जब भी आप उस चार्ज को देखो वो आपको रेस्ट पर ही दिखाई दे। ऐसे चार्ज को हम ऐसी स्पीड को बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल स्पीड। तो इतनी स्मॉल स्पीड से लेकर आओ कि उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए। उस इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जो आपने कार्य किया, जो आपने ऊर्जा गंवाई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? अच्छा, जो चार्ज लेकर आए हैं वो चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। अच्छा, वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ए कह दो, तो ए इन्फिनिटी से ए पर लाने में जो आपने वर्क किया दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? चलो, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इसमें एक पॉइंट इन्फिनिटी है, दूसरा पॉइंट क्या है? फिक्स्ड है, दैट इज ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। लेट्स से ए और बी, तो यानी कि कोई चार्ज ए पर रखा है और ए से आप कहां लेकर चले गए? बी पर लेकर चले गए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, दैट इज व्हाट वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी के बजाय अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ए टू अनदर पर्टिकुलर पॉइंट बी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। अब इसी के बाद का कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज ओम्स लॉ। यह हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्योंकि हम लास्ट टाइम का भी देख रहे थे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट तो हमने देख लिया, अभी सर आपने सर्किट के बारे में तो बताया नहीं। सर्किट क्या है, बेसिकली सर्किट एक रिप्रेजेंटेशन है, स्कीमेटिक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है टू रिप्रेजेंट द आपके, आप ये समझ लो कि जैसे बल्ब है, हमारे पास रेजिस्टर्स हैं, आपकी बैटरी है, और भी आपके एम्पियर है, मतलब आप ये समझ लो कि एमीटर है, वोल्ट मीटर है, इन सब को एक स्कीमेटिक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। आई बात नहीं, तो यानी कि बेसिकली आप ये कह दो कि जो आपके घर में कनेक्शंस लगे हुए होते हैं, जिससे आपका बल्ब जलता है, फैन जलता है या हीटर जलता है, उन्हीं कनेक्शंस को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये आपका ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्या लिखा है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें ये वाला हिस्सा आपका क्या है, ये वाला हिस्सा है आपका बैटरी, ये वाला हिस्सा क्या है, बैटरी, ये वाला हिस्सा क्या है, बल्ब, और ये वाला हिस्सा क्या है, अमीटर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, और दिस इज की, जिससे आप जब आपकी स्विच होती है ना ऑन और ऑफ करने वाली, वही ये की है। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये रहा आपका फॉर्मूला, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पर अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर, खत्म बात, ये सब आपको पता होगा। ठीक है ना, इसमें इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछता है। एक और चीज आपको ना यूनिट कन्वर्जन में खास तौर से क्या ना होना, पारंगत होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन में खास तौर से आप लोग ख्याल रखिएगा, यूनिट कन्वर्जन में जनरली आपसे जो पूछता है, एक तो एम्पियर दे देगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ये आगे ए के ना आगे एम लिख देता है, तो ये आपको शायद मतलब समझ में ना आए। तो ये एम ए जो होता है दैट इज मिली एम्पियर। क्या होता है, मिली एम्पियर। यही एम ए लिखा है, यही एम एम लिखा रहता तो क्या आप कहते हैं, मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। दैट्स उसी तरीके से मिली एम्पियर को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर -3 एम्पियर। क्लियर है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये एम है, ऐसे ही आपको दे सकता है माइक्रो, ऐसे ही आपको क्या दे सकता है, माइक्रो एम्पियर, तो दैट कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर -6 एम्पियर। क्लियर है, तो आपको या तो मिली देगा या फिर माइक्रो देगा। याद रखिएगा, यूनिट कन्वर्जन खास तौर से मिली माइक्रो इन्हीं दोनों से पूछता है जनरली। अगर उसको आपको कंफ्यूज करना रहेगा तो आपको इन्हीं दोनों यूनिट से क्या करेगा, खेलेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल सा सवाल है, एग्जांपल नंबर 1। आपको क्या गिवन है, करंट गिवन है। देखो सवाल आपको नो डाउट आपको ना सवाल करने में बहुत तकलीफ होती होगी, तो कभी भी अगर आपको सवाल पढ़ने के बाद तकलीफ हो रही है, अगर आपको सवाल समझ नहीं आ रहा है, तो सवाल नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप सवाल को लाइन से रीड करिए, जो भी उसमें फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उसको राइट डाउन कीजिए गिवन के फॉर्मेट में। तो जैसे सबसे पहले आप गिवन लिखिए, गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको करंट, तो करंट लिख लीजिए I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अगर आपको मान लीजिए कोई भी सवाल समझ नहीं आ रहा है, बस केवल आप क्या कर लीजिए, गिवन लिख लीजिए, जैसे लेट्स से I इज इक्वल टू 0.5 ड्रॉन बाय अ फिलामेंट फॉर अ 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स मतलब आपको टाइम गिवन है दैट इज 10 मिनट्स, और जो भी आपको यूनिट्स गिवन हो खास तौर से कोशिश कीजिए कि वहीं के वहीं उसको क्या कर दीजिए, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 10 मिनट लिखा है, इसको आप फौरन किस में कन्वर्ट कर लीजिए, SI यूनिट में, और मिनट का SI यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड, और टाइम बेसिकली टाइम का यूनिट SI यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो 10 मिनट है, तो यहाँ पर आप 10 इंटू क्या कर दो 60, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। अब आपसे क्या पूछा, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि क्यों पूछा है। तो अब सबसे पहले जो पूछा है, क्या देखो क्या उनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो सिंपली अप्लाई द रिलेशन एंड पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो जिस रिलेशन से वो चीज निकलेगी उसको पहले निकालो, बाद में उस रिलेशन में पुट करो, फिर आप सॉल्व करो। ये चीज मैं आपको आगे आने वाले सवालों में बताऊंगा कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, पहले हमें कोई चीज निकालनी पड़ेगी, फिर जाके एक दूसरे रिलेशन में पुट करना पड़ेगा, फिर जाके हम सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ये तो बहुत सिंपल सा डायरेक्ट रिलेशन, हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज I इक्वल टू क्यू बाई टी। आपको क्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT, एंड पुट द वैल्यू I इज इक्वल टू 0.5 एंड दैट इज 600, और ये हो जाएगा। मान लो आपको डेसिमल भी वैल्यू सॉल्व करने में तकलीफ होती है, तो यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे आओ 10, तो 5 1 5, 5 2 10, और ये 600 बाई 2 दैट इज 300 कूलम। क्लियर है, तो ये हमारा 300 कूलम। कोई तकलीफ, चलो पढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंपल सा मतलब अभी जस्ट बताया, इलेक्ट्रिक सर्किट मींस इट इज अ स्कीमेटिक और अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवाइसेस, और आप ये समझ लो कि जो भी आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को रिप्रेजेंट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। आई बस में, यानी कि टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस,
in a form of circuit that is known as electrical circuit या in a form of closed loop, in a form of closed loop, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, आप यूनिट ऑफ करंट को क्या करो, डिफाइन करो। तो यूनिट ऑफ करंट सिंपल सा I इज इक्वल टू Q बाई T। जब भी आपके यूनिट डिफाइन करने को रहे फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर ये मतलब वैल्यू नहीं, यहाँ पर फॉर्मूले में यूनिट पुट करो। कूलम चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइप की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो दिस इज कूलम पर सेकंड एंड कूलम पर सेकंड कैन बी ट्रीटेड एज एम्पियर। क्लियर है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये बच्चे को ना कोई भी टीचर पढ़ाता है तो सबसे पहले यही सवाल कराता है Q बराबर NE से। Q बराबर NE से क्या कहता है कि भैया करो कि बताइए कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। अब तो हर बच्चे को रट गया है कि सर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात सुने, जिसको नहीं पता है उसको बढ़िया है, इसमें क्या है वैल्यूज पुट करो। Q की वैल्यू 1 है, N निकालना है, E की वैल्यू हमें पता है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहाँ से N क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस रिजल्ट। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब इसमें जो पूछे जाने वाला सवाल है वो क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट कि क्या होता है भैया 1 वोल्ट। तो मैंने लाइट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि डिफाइन 1 डायोप्टर, वैसे ही मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी चीज आपको डिफाइन करने को कहे, 1 यूनिट डिफाइन करने को कहे कि 1 वोल्ट क्या है, 1 डायोप्टर क्या है, उसको डिफाइन करना है अगर, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, सिंपल सा फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बाई Q। तो W की यूनिट क्या होती है, जूल। तो आप क्या लिखो 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो अब सिंपल कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप यहां कह दो कि 1 कूलम चार्ज को लेकर आने में अगर 1 जूल एनर्जी खर्च हो, 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने पर 1 जूल एनर्जी खर्च हो, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एट 1 जूल वर्क डन, 1 जूल वर्क डन टू मूव अ 1 कूलम चार्ज। कि 1 कूलम चार्ज को मूव करने में अगर 1 जूल वर्क खर्च हो रहा है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। क्लियर है, बहुत बढ़िया। करंट को कौन मापता है, अमीटर। वोल्ट को, यहाँ पर वोल्टेज को कौन मापेगा या पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मापेगा, तो वोल्ट मीटर। क्लियर है ना। तो ये अच्छा, अमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए ये हम बता चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल कि हाउ मच वर्क डन। देखो इसमें देखो क्या बोला है, हाउ मच वर्क डन। अगेन कुछ नहीं करना आपको, जस्ट राइट द गिवन क्वांटिटीज एंड पुट द वैल्यूज। देखो पहले देखो कि गिवन क्वांटिटी से क्या कोई रिलेशन बन रहा है। अगर रिलेशन बन रहा है तो सॉल्व इट, नहीं बन रहा है तो देखो किससे बन सकता है वो रिलेशन। तो लिखते हैं वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो आपको Q गिवन है दैट इज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। मतलब आपको डेल्टा V दे रखा है दैट इज 12। आपसे क्या पूछा, वर्क डन पूछा है। तो हमें W Q और डेल्टा V में रिलेशन पता है, यस पता है हमें। तो डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर है कि नहीं। तो बस आइदर मल्टीप्लाई, तो वर्क डन का मल्टीप्लाई और क्या मिलेगा 24। क्लियर है। अगला देखो, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अब एक ऐसा डिवाइस बताइए जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है, वोल्ट मीटर। ना 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 ना, पोटेंशियल देखो पोटेंशियल वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, मेंटेन नहीं करता। मेंटेन कौन करता है, बैटरी। कौन करता है, बैटरी मेंटेन करता है। अगला देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ये मैं कर चुका हूं अभी, जस्ट इससे पहले ही बताया कि 1 वोल्ट क्या होता है। चलो अगला है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब आपको क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, बैटरी गिवन है, वहां से क्या निकालना है, आपसे एनर्जी पूछा है। एनर्जी मींस वर्क डन। वर्क डन, हीट और एनर्जी तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो आपसे वर्क पूछे, एनर्जी पूछे, हीट पूछे, बात क्या है, समान। तो आप डायरेक्टली क्या कर दो, सिंपल सा अगेन फॉर्मूला डेल्टा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, पुट द फॉर्मूलास एंड सॉल्व इट। ओके, ये चलो ये कर लेना, ये लोग ठीक है ना, कर लेना, आसान है। बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका सर्किट डायग्राम। क्लियर है। तो इस सर्किट डायग्राम में ये आपका एक सिंगल है तो सेल रहेगा, कई कॉम्बिनेशन है सेल रहेगा तो उसको बैटरी बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन की। अगर इसी में डॉट डाल दिया जाए, इसी में डॉट डाल दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, क्लोज। ये रहा वो क्लोज। ये होता है जिसको हम कहते हैं वायर, जो कि जॉइंटेड वायर है। जो कि आपने कोई भी आपके घर पे मिस्त्री आता है तो वो बेसिकली वायर्स को क्या करता है, ऐसे जॉइंट करता है ना। तो ये बेसिकली जॉइंटिंग है। हम कैसे जॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये वो तरीके है। यहाँ पर देखोगे तो ये वायर जो है वो उसके ऊपर से गुजरा, ना कि उसके इंटरसेक्ट करा। ये खैर नहीं पूछता ये सब। ये है इलेक्ट्रिक बल्ब और ये है रेजिस्टेंस। अब जो पूछने वाली चीज है वो ये है कि भैया ये क्या है।
ये क्या है? तो ये है, इसी को हम लोग बोलते हैं रियोस्टैट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? और ये आपका मीटर है और ये आपका वोल्ट मीटर है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, यहां से सवाल एक्चुअली में आना शुरू होता है। अब देखो क्या है, सबसे पहला सवाल स्टेट ओम्स लॉ। स्टेट ओम्स लॉ, सबसे पहला सवाल स्टेट ओम्स लॉ। स्टेट ओम्स लॉ, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। आप ग्राफ भी ड्रॉ कर दो कि जो ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ विच ओबे द ओम्स लॉ एंड विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसका भी ग्राफ ड्रॉ कर दो और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको भी ड्रॉ कर दो, और एग्जाम्पल भी बता दो कि ऐसे कौन से हैं जो कि आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे कौन है जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो ओम्स लॉ बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देखो, इसको अगर आपको मार्क्स पाने हैं तो सिंपल, सबसे पहले आप क्या बनाओ? डायग्राम। सबसे पहले क्या बनाओ? डायग्राम। एक ऐसा कंडक्टर लो, इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या कर दो? एक बैटरी जोड़ दो। इस बैटरी जोड़ दो और बैटरी से आप क्या निकाल दो? करंट निकाल दो, और करंट ऐसे पास कर दो। ठीक है, करंट ऐसे पास कर दो, और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको आप कलर कर दो, इसको आप शेड कर देना, पेंसिल से क्या कर देना? शेड कर देना। बस इतना करना है। इतना करने के बाद यहां पर आप लिखना कि ये यहां पर आई लिख दिया और यहां लिखना वी। फिर लिखना कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बोलता है? ओम्स लॉ सीधी बात बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कंडीशन है, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, जो अभी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। यानी कि जो भी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर से जो भी आपका करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। जो भी आप कहना वो समझ लो कि जो उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी कि सिंपल, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप जो बोलना चाहें वो बोल ले। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट, एक क्या माने इक्वल्स टू आता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू लगाते हैं, इक्वल्स टू के साथ एक कांस्टेंट आता है और फिर आता है I। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू IR और RI, जो आप कहना चाहें वो कह लें। क्लियर है इतनी सी बात? चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें V जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है करंट है और R जो है, R इज अ कांस्टेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। R क्या है? कांस्टेंट है, जो कि क्या है? रेजिस्टेंस कहलाता है, रेजिस्टेंस। क्लियर? अब इस रेजिस्टेंस की खास बात है, अब यहां से मेन सवाल पूछता है, मेन यहाँ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है ग्राफ? V वर्सेस I का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा? स्लोप ऑफ दिस VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। लिख लो इसको, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। यानी कि स्लोप जो होगा वो क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। इसको उतार लो। हाँ, तो इसमें जो पूछता है, इसमें एक सवाल पूछता है कि लेट से आपको ऐसा दे देगा, VI ग्राफ दे देगा। VI ग्राफ देकर आपसे ऐसे कह देगा कि लेट से दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। तो अब आपको बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा और किसका रेजिस्टेंस कम, A का रेजिस्टेंस ज्यादा या B का रेजिस्टेंस ज्यादा। ये तो अब आपको यहां पर देखना क्या है? यहां पर आपको देखना है थीटा। बेसिकली स्लोप कहते हैं हम लोग tan थीटा को। स्लोप क्या कहते हैं? tan थीटा को। आप लोग 10th में आ चुके हैं तो आप tan थीटा पढ़ चुके हैं। तो जो tan थीटा होता है वो क्या होता है? स्लोप। यानी कि यहां पर आप ये समझ लो कि θ2 ज्यादा है θ1 से। यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूं कि tan θ2 जो होगा वो ज्यादा होगा tan θ1 से। यानी कि θ2 क्या है? A है बेसिकली, और θ1 क्या है? आपका B वाला। यानी कि RA जो है वो ज्यादा होगा किससे? RB से। चलो, एक सवाल ये हो गया जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे डायरेक्टली आपसे एक सवाल दे देगा और आपको ग्राफ दे देगा, तो आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका ज्यादा है या किसका कम है। ये समझ गए कैसे निकालना है? तो स्लोप निकालना है, स्लोप से आप चेक कर सकते हैं उसका। बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा हमारा वो ग्राफ और यहां से फिर हमारे पास सवाल आ जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपना आगे। चलो नेक्स्ट, ये हमारे पास उसी का कनेक्शन है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। वो सारी चीजें बताई गई हैं, वो पूरा पूरा ना एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि कैसे 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 सारी चीजें हो रही हैं, उसी के बारे में बताया। चलिए खैर, नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो अब यहाँ क्या बोला? रेजिस्टेंस। तो पहले हम समझते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। आइए समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है।
रेजिस्टेंस बेसिकली एक जैसे रोड में ब्रेकर होता है, वैसे ही कंडक्टर के अंदर होता है रेजिस्टेंस, जो कि करंट को क्या करता है, रोकता है, जो कि करंट को क्या करता है, रोकता है। क्लियर है? अब सुनो, यहां रोकने का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि जब गाड़ी, जो रोड है, रोड में जो ब्रेकर होता है, क्या वो गाड़ी को रोकने का काम करता है? ना, वो गाड़ी को रोकने का काम नहीं करता, वो बस गाड़ी की स्पीड को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। गाड़ी की स्पीड को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। वैसे ही जो कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, वो करंट के फ्लो को स्लो डाउन करता है। बेसिकली कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि जहां पर बहुत सारे ब्रेकर्स होंगे, क्या आप उस रास्ते को प्रेफर करोगे? नहीं करोगे। आप एक दूसरा रास्ता प्रेफर करोगे जिसमें कम क्या हो, कम ब्रेकर हो। तो वही बेसिकली रेजिस्टेंस है कि जिस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो कम करता है। अगर मान लो करंट के पास दो ऑप्शन दिए जाए कि एक ऐसा दिया जाए जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है और एक ऐसा दिया जाए जिसमें रेजिस्टेंस कम है, तो बहुत ज्यादा हिस्सा करंट का ऐसे पाथ पर चला जाएगा जहां पर रेजिस्टेंस कम है, और बहुत कम हिस्सा जाएगा जो कि जहां पर रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। क्लियर है? आइए हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस जो है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कि भैया ये तो तापमान पर डिपेंड करेगा। ये तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ ही रखा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं हुआ तो ये रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया टेम्परेचर। दूसरा हो गया मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि भैया अगर आप मटेरियल बदल दो तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। लोहे का रेजिस्टेंस अलग है, कॉपर का रेजिस्टेंस अलग है, तांबे का रेजिस्टेंस अलग है, इन सभी का रेजिस्टेंस क्या क्या है, अलग 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 है। ऐसे ही जो है रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर के ऊपर। जब बाद में देखा गया कि लेंथ में कैसे डिपेंड करता है, तो बाद में पता लगा कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि यानी कि अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। जब इसको देखा गया कि कैसे डिपेंड करता है, तो आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, यानी कि जितना एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इसी वजह से जो जनरली आपके क्या होते हैं, जो वायर्स होते हैं उसके ऊपर मल्टीपल क्या होती है, लेयरिंग्स चढ़ी रहती है, जिसकी वजह से वायर आपका क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। मैं आपको एक वायर दिखाता हूं कि बेसिकली ना, ये है आपका क्या, ये आपके चार्जर का वायर है। आप इस चार्जर के वायर को यहाँ से क्या करना, मतलब आपका जो कोई खराब वायर होगा उसमें आप देखना कि यहाँ पर जो वायर्स निकल रहे होते हैं वो एक पतला, उसमें ना एक पतला वायर नहीं होता, उसमें कई सारे पतले पतले वायर्स क्या होते हैं, रैप अप होते हैं, और रैप अप होकर सोचो इतनी थिक वायर्स बनाते हैं, इतनी थिक वायर्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि उसमें करंट क्या हो सके, अच्छे से फ्लो कर सके। आई बात समझे? चलो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। क्लियर है ना? तो इन चारों चीजों पर आपका रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर? जब यहां से देखा गया कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जब दोनों को कंबाइन किया गया तो आर इज इक्वल टू एल बाई ए। जब वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आएगा एक इक्वल्स टू, और उस इक्वल्स टू के साथ आएगा एक कांस्टेंट दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो आर हमारे पास फॉर्मूला बन गया, आर बराबर रो एल बाई ए। क्लियर? यानी कि आर इक्वल टू रो एल बाई ए हमारा फॉर्मूला बन गया। इसमें जो रो होता है वो कहलाता है रेजिस्टिविटी। क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि रेजिस्टिविटी, और सी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसमें बेसिकली जो सवाल पूछता है वो एक इससे खूब सारे सवाल पूछता है। वैसे जनरली कॉम्पिटिटिव में इसी से मेनली सवाल पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव वाले हिस्से में एक इससे पूछा जाता है, दूसरा हीटिंग इफेक्ट और पावर। जो आपके सब्जेक्टिव वाले सवाल हैं, जो बोर्ड के एग्जाम के सवाल है, उसमें एक सवाल इसका बन सकता है, दूसरा जो बनता है हीटिंग इफेक्ट से बनता है और पावर से बनता है। और एक बहुत रेयर केस हुआ, या बहुत मतलब समझ लीजिए आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एक बिजली बिल से क्या कर सकता है, सवाल पूछ सकता है। ठीक है? तो आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं, बाद में हम उस पर सवाल डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो रेजिस्टिविटी होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। बेसिकली रेजिस्टिविटी नाम से पता लग रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक मतलब खास है, तो रेजिस्टेंस ही, बट खास रेजिस्टेंस मतलब खास, मतलब किसी पर्टिकुलर यूनिट पर, पर्टिकुलर लेंथ पर क्या होता है, ये डिफाइंड रहता है। यानी कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एट, आप ये कह सकते हो, रेजिस्टेंस एट यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वो हम लोग क्या बोलते हैं,
रेजिस्टिविटी, यानी कि एक ऐसा रेजिस्टेंस, एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो यूनिट लेंथ पर, यानी कि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस यूनिट एरिया का क्या हो जाए, यूनिट एरिया का रेजिस्टेंस ले लिया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो यहां लिख लो कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, या इट इज डिफाइंड एज, it is defined as resistance at unit length, resistance at, रुक जाओ इसको मैं वापस लिख दे रहा हूं, resistance at unit length and unit area of cross section, unit length and unit area of cross section, unit area of cross section, यानी कि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ये डिफाइंड होता है। यानी कि इफ यू पुट द वैल्यू रो इज इक्वल्स टू एल बाई ए, पुटिंग द वैल्यू एल इज इक्वल्स टू 1 एंड ए इक्वल्स टू 1, यू विल गेट व्हाट, आर इज इक्वल्स टू रो। क्लियर, बस इतनी सी चीज आपको लिखनी है रेजिस्टिविटी के अंदर। अब इसमें एक और सवाल पूछता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स। आई बस नहीं, चलो तो ये जो डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये आपके दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है that is temperature and the second one is nature of the material. First one is temperature and the second one is nature of the material. यहां मैंने दोनों यहीं पर लिख दिया है इस वजह से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये सोचो ये एंट्रेंस में कितनी बार पूछा जा चुका है कि आपसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से पूछता है, रेजिस्टिविटी के नाम से नहीं पूछता है। जनरली बच्चों को रेजिस्टिविटी के नाम से याद रहता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में वो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड मटेरियल। जो रेजिस्टेंस होता है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, मटेरियल, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब इस कॉम्बिनेशन से खूब सारे सवाल पूछता है, वो कौन सा है भैया, वो है आपका ये वाला, आर बराबर रो एल बाई ए वाले से क्या करता है, खूब सारे सवाल पूछता है। आइए हम उसको करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये चीज है। अब अगली चीज हम देखो इस पेज में ऐसा खास नहीं है, यहाँ पर अगेन वो सारी चीजें आ गई। अब यहाँ देखो ये जो फॉर्मूला बन रहा है आपका, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, इस फॉर्मूले से खूब सारे सवाल बनता है। आइए हम सवाल को कवर करते हैं। यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी की रेंज दे रखी है कि रेजिस्टिविटी किसकी कैसी होती है। तो यहाँ पर शुरुआत में आपको कंडक्टर्स गिवन है, फिर आपको अलॉयज गिवन है और फिर आपको इंसुलेटर्स गिवन है। आई बस ने। अब यहाँ एक और चीज समझो, देखो यहाँ पर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर हमारे पास था ना कंडक्टर, अलॉयज और इंसुलेटर्स, अगर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। किसके लिए, तो दिस इज फॉर कंडक्टर्स, यानी कि कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने के बजाय बढ़ जाएगा। अगर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो इसमें रेजिस्टेंस घट जाएगा। किसके लिए, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए। किसके लिए, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसमें रेजिस्टेंस जो होगा आर डज नॉट इफेक्ट, आर के ऊपर क्या होगा, डज नॉट इफेक्ट, तो डज नॉट इफेक्ट, इनके ऊपर एज कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कौन होते हैं, ये होते हैं आपके अलॉयज, जैसे आपके नाइक्रोम हो गए, आपके क्या नाम है, ये जितने भी अलॉयज होते हैं ये सारे के सारे टेम्परेचर बढ़ने पर उनके ऊपर रेजिस्टेंस का कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से आप गौर करना कि जो भी वायरिंग्स की जाती हैं या जो भी आपके क्या नाम है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो भी खास तौर से जो वायरिंग्स की जाती है वो जनरली अलॉयज लिया जाता है। क्यों अलॉयज लिया जाता है, क्योंकि वो ना टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस पर उनके कोई असर पड़ता नहीं है। आप गौर से देखो, जनरली आप कोई मोबाइल में, आप मोबाइल के अंदर चार्जर कनेक्ट करो तो थोड़ी देर बाद मोबाइल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। सीधी बात है, करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो चीज गर्म हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या पता उसके रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ जाए। इसी वजह से हम ऐसा डिवाइस लेते हैं या ऐसा मतलब ऐसा अलॉय लेते हैं, मतलब बेसिकली ऐसा हम मटेरियल लेते हैं, कहने का मतलब क्या है, ऐसा हम मटेरियल लेते हैं जो कि आपके टेम्परेचर बढ़ने से उसके रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। यहाँ जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी का ऑर्डर है 10 to the power -8 जो कंडक्टर्स का है वो -8 से लेकर -6 तक लाई कर रहा है, और जो आपके अलॉयज है वो आपके क्या नाम है 10 to the power -6 में ही लाई कर रहे हैं, और इनका जो होता है वो मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। इंसुलेटर्स का क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी। चलो पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास खूब सारे सवाल हैं और उन्हीं बेस पर क्या है सवाल की, सबसे पहला सवाल क्या है, हाउ मच करंट विल बल्ब ड्रॉ। आपको 220 वोल्ट का सोर्स गिवन है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, आपको V गिवन है, R गिवन है, हाउ मच करंट, आपको करंट पूछा, मतलब V गिवन है, R गिवन है, तो क्या आप करंट नहीं निकाल सकते, V इक्वल्स टू IR, पुट द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट।
अब दूसरा सवाल देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिकल हीटर ड्रॉ, मतलब हीटर कॉइल ड्रॉ अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस इज 100। पहले क्या था, रेजिस्टेंस जो गिवन है आपको 1200, उसके बेसिस पर आपने करंट निकाला। अब दूसरे सिनेरियो में इसने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, तो अब सेकंड सिनेरियो के लिए हम सेकंड फॉर्मूला पुट करेंगे। अगेन सेकंड सिनेरियो के लिए सेकंड वी हमको गिवन है, वी गिवन है। इस सेकंड सिनेरियो के लिए आपको आर गिवन है, तो क्या आप इस सेकंड सिनेरियो के लिए करंट नहीं निकाल सकते? सेम निकाल सकते हैं। और आप बताओ कम होगा या ज्यादा होगा? तो आप ये देखो कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 1200 है, तो करंट मान लो जितना भी होगा। अब इस सिनेरियो में रेजिस्टेंस जो है 100 हो गया, तो मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया है, तो करंट क्या हो जाएगा, अपने आप ज्यादा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट। आपको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और आपको करंट दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और करंट दे रखा है। बहुत बढ़िया। आई गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 120 वोल्ट। ये देखो वो सवाल है, मैं आपको जो बता रहा था ना कि अब इसमें क्या, इसमें ना आपको दो सिनेरियो अलग अलग दे रखे हैं, जिसमें से एक सिनेरियो से आपको एक चीज निकालनी है, फिर उसको दूसरे फॉर्मूले दूसरे रिलेशन में पुट करना है, फिर आपको सॉल्व करना है। देखो सवाल में क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज गिवन, दैट इज आपको गिवन है V इज इक्वल टू 60 गिवन है, क्लियर है। आपको I गिवन है दैट इज 4 एम्पियर। तो क्या आप R नहीं निकाल सकते? हाँ, R निकल जाएगा, तो V इक्वल टू IR पुट करोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो 15 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 ओम। फिर क्या पूछा है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ। अब करंट जो है, देखो आपने यहाँ करंट दे रखा 4, अब दूसरे सिनेरियो में करंट आपको गिवन है, करंट आपसे पूछा गया है। हालांकि इस पहले सिनेरियो में करंट गिवन है, दूसरे सिनेरियो में आपको करंट पूछा गया है और आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, यानी कि आपसे I गिवन नहीं है, I पूछा गया है और आपको V गिवन है दैट इज 120। तो सर इसमें रेजिस्टेंस कहाँ गिवन है? इसमें रेजिस्टेंस भी तो गिवन नहीं है, रेजिस्टेंस कहाँ गिवन है? वही बच्चा यूज करना क्या है आपको, यहां पर आपको देखना है कि पहले सिनेरियो में आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो भैया आपने मटेरियल थोड़ी बदला कि उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तो मटेरियल बदला ही नहीं है, तो जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो आपने पहले सिनेरियो से निकाला है रेजिस्टेंस, और दूसरे सिनेरियो में उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पट की है। आई बस ने, तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, V इक्वल्स टू IR, आपको V पता है दैट इज 120, I निकालना है, R इज 15, तो सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 15 8 5 40 8 1, तो 15 8, यानी कि I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 8 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, ये सवाल आपको पूछता है जनरली बोर्ड्स के अंदर आपसे 2 या 3 नंबर के फॉर्मेट में ये पूछता है। अभी हम PYQs देखेंगे तो आप देख लेंगे कि क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको क्या गिवन है? L गिवन है, R गिवन है, R गिवन है, L गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ नहीं रहा है, यानी कि R गिवन है। देखो डायमीटर क्या है? 0.3 mm, आपको डायमीटर गिवन है। और व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट दैट टेम्परेचर, मतलब आपको कांस्टेंट टेम्परेचर दे रखा है, आपसे रो की वैल्यू पूछिए। बस इस सिनेरियो में इसमें देखो R बराबर रो L बाई A, आपको रो पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, R आपको गिवन है, L आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन नहीं है। तो एरिया होता है सीधी बात है, कोई भी जो वायर होगा वो सर्कुलर होगा, ऐसा होगा तो उसका जो वायर का ये वाला एंड होगा वो सर्कल होगा, तो सर्कल का हमें एरिया पता है दैट इज पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। यहाँ आपको डायमीटर गिवन है दैट इज 0.33, तो आप उसको पहले रेडियस में कन्वर्ट करो तो 0.33 कैन बी रिटन एज 3/10, क्लियर। और जब इसको रेडियस में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो दैट कैन बी रिटन एज 3/20, और जब मिलीमीटर है तो उसको मीटर में करोगे तो इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसका स्क्वायर करोगे पाई R स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज 9/400 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। अब इसको सॉल्व कर लो तो 9/4 कैन बी रिटन एज 4 1 4 4 2 8 4 2 8 1 बचा कैरी 4 2 8 एंड 4 5 20, यानी कि 2.25, यानी कि एरिया जो आ गया 2.25, और नीचे का जो 2 है वो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2.25 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, ये आपको मिल गया एरिया। अब इसी एरिया का इस्तेमाल करो, इसमें वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। वो कितने ऑर्डर की आ जाएगी? लगभग आपको अप्रोक्सीमेट ही सॉल्व करना है, कोई बहुत ज्यादा पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखो R बराबर रो L बाई A से सवाल, अ वायर ऑफ अ गिवन लेंथ हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। इसको देखो, इसको हम करते हैं कंपैरिजन सवाल, इसको क्या बोलते हैं? कंपैरिजन सवाल। इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन से। वो कैसे? देखो आपको सबसे पहले दो चीजें, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। अनदर वायर मटेरियल सेम है, तो जिसका लेंथ L/2 है और क्रॉस सेक्शन
2a है। तो दोनों को कंपेयर करके पूछा है कि दूसरे रेजिस्टेंस का क्या होगा अगर उसका L/2 है और क्रॉस सेक्शन एरिया 2a है। तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले लिखो R ओल्ड, सबसे पहले क्या लिखो R ओल्ड। R ओल्ड हो जाएगा रो L/a, क्लियर। और R ओल्ड आपको गिवन है दैट इज 4 ओम, क्लियर। अब फिर लिखो R न्यू वायर, तो न्यू वायर में रो तो रो ही रहेगा, क्यों, मटेरियल सेम है तो रो ही रहेगा। L जो हो जाएगा वो L/2 हो जाएगा और एरिया जो हो जाएगा वो 2a हो जाएगा। ये 2 नीचे चला आएगा तो दैट कैन बी रिटन एज रो L/4a। तो हम 4 को बाद में लिखते हैं तो ये बन जाएगा 1/4। तो गौर से देखो रो L/a यहाँ पर, मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ, कलर चेंज करके आप देखो ये क्या बन गया, ये बन गया रो L/a। और रो L/a किसके बराबर है, R ओल्ड के बराबर है। और R ओल्ड कितना है आपका 4, R ओल्ड कितना है 4। तो R न्यू जो आएगा आपका वो आएगा 1/4 टाइम्स R ओल्ड, फिर और R ओल्ड गिवन कितना है 4। तो ये सॉल्व होकर कितना बनेगा 1 ओम रेजिस्टेंस बनेगा, यानी कि नया जो वायर होगा उस नए वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। तो हमेशा ऐसे सवाल को ऐसे ही किया जाता है, सबसे पहले पुराना लिखो, फिर लिखो नया R ओल्ड, फिर लिखो R न्यू। R न्यू में जो भी चेंजेस किए गए हैं, लेंथ में जो चेंज किया है, एरिया में जो चेंज किया है, वो चेंजेस पुट करो और उसको क्या करो, पुराने वाले से कंपेयर करके देखो पुराने वाले से क्या आ रहा है, उसके बाद क्या कर दो आप सॉल्व कर दो, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है देखो यहाँ पर सवाल कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द कंडक्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ये मैं बता चुका हूं। अगला देखो विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर और द सेम मटेरियल। बताओ करंट किस में इजीली फ्लो करेगा, थिक वायर में या थिन वायर में। तो आओ समझते हैं। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि जिसका एरिया ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस कम, जिसका एरिया ज्यादा, मोर द एरिया लेस विल बी रेजिस्टेंस। यहां लिख लो मोर द एरिया लेस विल बी रेजिस्टेंस। अच्छा लेस विल बी रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस कम हो गया, देन मोर करंट विल फ्लो, देन मोर करंट विल फ्लो, मोर करंट विल फ्लो, सिंपल। यानी कि अगर आपका एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, मोर द एरिया लेस विल बी रेजिस्टेंस, मोर विल बी करंट, सिंपल। मोर करंट विल फ्लो, यानी कि अब आपको पता लग गया। तो यहां सवाल पूछा है कि किसमें आपका जो है करंट इजीली फ्लो करेगा, तो सीधी बात है जिसका एरिया क्या हो ज्यादा हो, मतलब थिक वायर हो, क्या हो एरिया ज्यादा मतलब थिक वायर हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ थिन और थिक लिखा है, तो अब सीधी बात है हमारा क्या होना चाहिए, थिक वायर के अंदर करंट क्या करेगा इजीली फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि मोर द एरिया लेस विल बी रेजिस्टेंस, मोर द करंट विल फ्लो। चलो अगला है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है, व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंपोनेंट डिक्रीजेस हाफ। आपको R कांस्टेंट दे रखा है, R क्या दे रखा है कांस्टेंट दे रखा है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया गया है हाफ कर दिया। पहले V था, लेट से V ओल्ड जो था वो V था और V ओल्ड जो था V था, अब V न्यू जो है वो कितना है, V न्यू जो है वो V/2 कर दिया गया है। आप द फॉर्मल वैल्यू व्हाट चेंज विल द करंट थ्रू इट, अब इसमें जो करंट में चेंज आएगा वो क्या आएगा, आओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखो V बराबर IR, V बराबर IR लिखो, तो यहाँ क्या रहेगा V ओल्ड, I ओल्ड और R ओल्ड। सबसे पहले ओल्ड 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 कर लो, तो V ओल्ड V है, I ओल्ड I है और R ओल्ड R है, कोई तकलीफ। अब V न्यू लिखो, V न्यू, I न्यू और R न्यू, तो R न्यू तो होगा ही नहीं क्योंकि R तो कांस्टेंट है, तो R को R ही रहने दो, तो V न्यू हो जाएगा V/2, I न्यू कितना वो निकालना है और R तो R ही रहेगा, कोई तकलीफ। तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा V/2R, V/2R, और यहां से देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं V/R इक्वल्स टू I, V/R इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं I। अगर हम V/R इक्वल्स टू I लिख सकते हैं, यहां देखो तो यहां क्या है V/R इक्वल्स टू क्या है I है, और यहां पर V/R इक्वल्स टू I है, तो यहां पर आप V/R को क्या लिख सकते हो I लिख सकते हो, तो यहां पर आप I पुट कर दो तो I/2 हो जाएगा, तो I/2 इज इक्वल्स टू I न्यू, यानी कि जो नया करंट आएगा वो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। अगर आप कांस्टेंट मतलब अगर आप रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखो और पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। कैसे, क्यों, क्योंकि सर ये भी तो देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अरे यानी कि मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम करंट, खत्म। अगला देखो, आओ कलर चेंज करते हैं, कलर चेंजेस टू ब्लू। देखो क्या बोला है कि अगला why are the coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal। ये इसलिए होता है क्योंकि अलॉय के पास क्या होता है, अभी मैंने लास्ट टाइम पे क्या बताया था, अलॉय जो होता है टेम्परेचर बढ़ने से इसके रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पे रेजिस्टेंस पर R डज नॉट इफेक्ट।
आर क्या होता है, डज नॉट इफेक्ट। तो सीधी बात है, अगर आर के ऊपर एज सच डज नॉट इफेक्ट होगा तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से ये पिघलेगा ही नहीं। इसी वजह से हम प्योर मेटल के बजाय हम क्या यूज करते हैं, अलॉयज यूज करते हैं। यूज द डेटा इन द टेबल। तो बेसिकली ये यूज द टेबल और आप ये आंसर कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, कौन सा आपका विच अमंग द आयरन एंड बैटरी इज मोर कंडक्टर, आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। तो हमारे पास दो ही सिस्टम्स हैं यहाँ पर। हमारे पास कितने सिस्टम्स हैं, दो सिस्टम्स हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है सीरीज और एक है पैरेलल। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं। तो सीरीज और पैरेलल में इनमें से सवाल जो पूछा जाता है वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। चलो ये आपका क्या है, पैरेलल है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ तो नहीं पूछता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कभी प्रूफ तो नहीं पूछता है। लेट से मान लो अगर गलती से प्रूफ पूछ दे तो सिंपल सा आपको करना है, ये आपको डायग्राम बना देना है R1 R2 R3 और ये तीन डायग्राम बनाने के बाद इस बैटरी से आपको क्या फ्लो कराना है, बैटरी से आपको करंट फ्लो कराना है और यहां पर लाने के बाद इस तीनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेट से I1 I2 और I3 करंट तीनों में फ्लो हो रहा है। गौर से देखो, हमें ये पता है V बराबर IR, हमें V बराबर पता है IR, V हमें पहले निकाल लो। तो अब V निकालने के लिए सबसे पहले आप गौर से देखो, तीनों में जो V आएगा वो क्या रहेगा, सेम। तीनों में जो V आएगा वो सेम रहेगा, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब जो फाइनली यहां से जो तीनों करंट आएगा वो निकल कर कहां आएगा, फाइनली यहां पर आएगा, पहुंच जाएगा। यानी कि आईनेट जो आएगा वो यहां पर आएगा। यही आईनेट जो बेसिकली क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन तीनों रेजिस्टेंस के अंदर। तो यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूं कि आईनेट कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2 प्लस I3। इतनी सी बात समझ आई। सबसे पहले I को हमने तोड़ा, आई नेट कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहां से देखो V नेट इज इक्वल्स टू I नेट इंटू R नेट। कोई तकलीफ, तो बस I नेट की जगह क्या लिख दो, V नेट बाई R नेट, V नेट बाई R नेट। कोई तकलीफ, I नेट यहां से आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो I नेट कैन बी रिटन एज V नेट बाई R नेट लिख सकते हैं। तो बस यहां पर कर दिया। तो I1 कैन बी रिटन एज, जो R1 जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो V बाई मतलब V नेट ही V है, V नेट ही V है, तो यहां लिख दो V नेट बाई R1। ऐसे यहां आ जाएगा V नेट बाई R2, ऐसे यहां आ जाएगा V नेट बाई R3। तो तीनों से क्या ले लो, V नेट कॉमन ले लो, तो V नेट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां जो बचेगा वो केवल क्या बचेगा, 1 बाई R नेट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये सिंपल सा बचेगा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया और इसके लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हो गया आपके रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में सिंपल, सीरीज का भी यहीं पर देख लेते हैं, या आगे डायग्राम बना रखा होगा तो हम आगे देख लेते हैं। हाँ ये रहा, तो ये रहा सीरीज का। आप देखो ये कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन हम रेड पेन प्रेफर करते हैं। ठीक है, आ जाओ। इसमें देखो, इसमें भी सेम करना है, सेम सिनेरियो, करंट पास कराओ, करंट आई आएगा। तो यहाँ देखो ऐसा तो पाथ तो चेंज हो नहीं रहा, तो तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा। तो इसमें भी सेम करंट आई, इसमें भी सेम करंट आई, इसमें भी सेम करंट आई। लेकिन तीनों के देखो, यहाँ तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग। तो लेट से इसको मान लो V1, इसको मान लो V2 और इसको मान लो V3। और यही तीनों पोटेंशियल का सम किसके बराबर होगा, इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो यानी कि दिस कैन बी रिटन एज V नेट कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2 प्लस V3। और V नेट जो होगा वो होगा R नेट के बराबर, I नेट इंटू R नेट के बराबर। और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो रहता है वो सेम रहता है। एंड V1 कैन बी रिटन एज I नेट इंटू R1 प्लस I नेट इंटू R2 प्लस I नेट इंटू R3। तो देखो I नेट कॉमन निकाल लो, तो I नेट से कॉमन निकाल लो तो कट जाएगा। तो यहाँ केवल क्या बचेगा, R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। इससे भी सवाल नहीं बनता, मतलब इससे सवाल जनरली नहीं पूछा जाता है। ये आपके ना, ये आपका डेरिवेशन हो गया एक तरीके से कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, हम बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा आपका फाइनली फॉर्मूला जो कि V बराबर IR है। तो यहाँ V बराबर ये तीनों करके दे रखा है और यहाँ अरे वाह निकाल करके दे रखा है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो ये आपको निकाल कर भी दे रखा है, ये प्रूफ दे रखो, प्रूफ निकाल कर दे रखा है। अब ये सवाल देखो, ये सवाल आपके आ चुका है, PYQs में आ चुका है। देखो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल लैंप है जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 20 ओम, जिसका और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल लैंप है जो कि 20 ओम का है और एक ये आपका रेजिस्टेंस जो कि 4 ओम का है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल पूछा है, तो भैया ये देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो 20 और 4, तो R नेट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। सीरीज का क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी कि 20 प्लस 4। तो टोटल आ गया R नेट दैट इज 24। कोई तकलीफ। अगला टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। दूसरा द करंट ऑफ द सर्किट। तो करंट होता है V बराबर IR।
तो V आपको कितना गिवन है, दैट इज यहाँ सवाल में गिवन है 6 वोल्ट, तो यहाँ पुट कर दो 6 इज इक्वल्स, मतलब अच्छा जब वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं ना तो यहाँ यूनिट नहीं लिखते हैं, V नहीं लिखेंगे, तो 6 लिखा, I कितना है पता नहीं, R कितना है 24, तो I क्या हो जाएगा यहाँ पर 6/24 दैट इज 1/4 एम्पियर, यानी कि 0.25 एम्पियर। क्लियर है। सी देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल लैम्प एंड कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक आपसे ये पूछा, मतलब इलेक्ट्रिकल लैम्प और कंडक्टर के बीच में, दोनों के बीच में क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें ये पता है कि V जो होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा, ये निकालना है। तो लेट्स से हम V1 निकालना चाह रहे हैं, तो V1 जो होगा वो क्या बराबर होगा, I इंटू R1 के बराबर होगा। तो I कितना है हमें पता है, दैट इज 1/4, और R1 कितना है 4, तो सॉल्व करोगे कितना मिलेगा 1। ऐसी जब V1 में 1 आ गया तो V2 में कितना आना चाहिए, बिना सॉल्व किए 1, दोनों का नेट रेजिस्टेंस क्या है 6, तो ये क्या बनेगा 5। वैसे बाकी आप निकाल सकते हो, V2 जो होगा वो I इंटू R2 के बराबर होगा, I आपको गिवन है दैट इज 1/4, और R2 जो गिवन है, R2 कितना है 20, तो सॉल्व करो 4 × 4 4 5 20, मिल गया 5, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम पूछ दिया है आपसे, डायग्राम ही ड्रॉ कर दो भैया, कि एक बैटरी बनाओ, 3 रेजिस्टेंस बनाओ 2 वोल्ट के ईच, 2 वोल्ट के ईच बनाना है, तो आप डायरेक्ट या तो 6 वोल्ट बना दो एक साथ, या फिर आपसे डायरेक्टली बोला है कि 3 सेल बनाओ जो कि 2 वोल्ट के होने चाहिए। तो 3 सेल बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है, ये रहा एक सेल, ये रहा दूसरा सेल, और ये रहा तीसरा सेल, ये हो गया, बस ये बन गया 2 वोल्ट ईच। तो मतलब आप डायरेक्टली लिख लो 6 वोल्ट, कोई तकलीफ, या आप 2 वोल्ट भी लिख सकते हो इसी को। और बोला है कि 2 वोल्ट ईच ऑफ 5 रेजिस्टेंस एंड 8 ओम रेजिस्टेंस एंड 12 ओम रेजिस्टेंस, और ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में है या पैरेलल में, देखो यहाँ दे रखा है कि कनेक्टेड इन सीरीज, तो बस इसको ऊपर एक्सटेंड करो, और यहाँ पर 1 2 और 3, तो इसको क्या कर दो सॉरी 5 ओम, इसको कर दो 5 ओम, ये हो गया 8 ओम, और ये हो गया 12 ओम। क्लियर। और क्या ड्रॉ करने को बोला है, 3 सेल 2 वोल्ट, ये हमने ड्रॉ कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया, 5 ओम कर दिया, 8 ओम कर दिया, 12 ओम कर दिया, एंड अब प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज ऑल, अब की बनाना है, तो ये रहा की। अब क्लोज करना है की को, तो यहां क्या कर दो, एक डॉट ड्रॉ कर दो। अगर की को ओपन रखना है तो की को ओपन रखना है तो यहां पर इसको ये डॉट हटा दो, और की क्लोज करना है तो यहां डॉट बना दो, खत्म, बन गया ये स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रीड्रॉ द क्वेश्चन 1। अब इसी को क्या बोला है, रीड्रॉ करने को बोला है, पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट एंड रेजिस्टेंस टू वोल्टमीटर ऑफ अक्रॉस द 12 वोल्ट। अब इसी को रीड्रॉ करो, और उसमें क्या करो, अब आप अमीटर और वोल्ट मीटर पुट करो। तो अमीटर कैसे पुट करेंगे और वोल्ट मीटर कैसे पुट करेंगे, तो देखो भैया, अमीटर और वोल्ट मीटर पुट करने का सिंपल सा तरीका अभी बताया था, कि अमीटर जो होता है वो सीरीज में होता है, और वोल्ट मीटर जो होता है वो आपके पैरेलल में होता है। तो 12 वोल्ट के पूछा है, तो 12 वोल्ट के अक्रॉस हम क्या लगा देंगे, कि 12 वोल्ट के अक्रॉस हम उसके ऊपर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, और इसी क्या नाम है, इसी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या लगा देंगे, अमीटर लगा देंगे। चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर ये ना, यहाँ पर ये आ जाएगा वोल्ट मीटर, जो कि इसके ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा अमीटर, बस खत्म। अगला देखो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल हो जाएंगे खूब सारे हमारे पास। ये देखो यहाँ पर सवाल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, सपोज फिगर 11.10, फिगर 11.10, ये आपका ये रहा। सपोज द रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 have values 5, 10 and 30 respectively, which have been connected to a battery of volt 12 volt. Calculate the current through each resistors and the total current in the circuit and the total circuit resistance. ये सवाल, ऐसे सवाल आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें ना मल्टीपल क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखो सवाल एक ही है, लेकिन एबीसी के फॉर्मेट में पूछा है, तो ये आपके सेक्शन ई का सवाल बन सकता है, सेक्शन डी का सवाल बन सकता है, या फिर आपके सेक्शन सी का भी सवाल बन सकता है। आई बात समझे, मतलब ये तीनों सेक्शंस के सवाल बन सकते हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के। चलिए हम पहले फिगर 11.10 देख लेते क्या है। ये रहा फिगर 11.10, तो ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। आइए हम देख लेते सवाल को। तो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो हमारे पास क्या है, 5, 10 और 30। तो आइए हम बना लेते हैं। ये रहा हमारा 5, ये रहा हमारा 10 और ये रहा हमारा 30। ये कनेक्टेड है किसी बैटरी के साथ, लेट्स से मान लो ये ऐसे आ गया। ये बैटरी कितनी है, बैटरी आपका 12 वोल्ट है। और आइए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू पटकते हैं यहाँ पर। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो दे रखी है कितनी है, 5, 10 और 30। ये रहा 5 ओम, ये रहा 10 ओम और ये रहा 30 ओम। क्लियर। बस इसमें और कुछ दे नहीं रखा है, बस आओ निकालते हैं। क्या पूछा, कैलकुलेट द, पहला सवाल है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो ईच रेजिस्टर में करंट यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा I1, यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा लेट्स से I2 और यहां जो डिस्ट्रीब्यूट होगा लेट्स से I3। अब ईच रेजिस्टर्स में पूछा है, तो पहला तरीका सिंपल कि 5 ओम के अंदर कितना वोल्टेज, बोले तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीधी बात है, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो हमें पता है V = I R1
लेट्स से I1 इंटू R1, इसी को हम लोग V बोल रहे हैं, तो V हमें पता है 12, I1 हमें निकालना है, R1 हमें दे रखा मान लो 5 ओम, तो यहाँ से I1 क्या रहेगा 12/5। क्लियर। दूसरा ऐसी I2 भी निकाल लो, तो वो अगेन क्या रहेगा V इक्वल्स टू I2 R2, तो V हमें पता है दैट इज 12, I2 कितना है पता नहीं, R2 कितना है, R2 है हमारा 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12/10, तो यानी कि I2 मिल गया 12/10। कोई तकलीफ। ऐसी यहाँ पर आप देखो फिर फॉर्मूला लगाओ, तो V इज इक्वल्स टू I3 इंटू R3, तो यहाँ से V कितना है 12 और I3 कितना है पता नहीं, R3 कितना है दैट इज 30, तो यहाँ से I3 क्या हो जाएगा 12/30। क्लियर। तो ये हमें तीनों मिल गया, बस I1 I2 और R3, यानी कि पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। आओ देखते हैं दूसरा सवाल क्या पूछा, टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट सिंपल, I नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। या तो ऐसे कर लो इस सवाल को सॉल्व, या तो पहला तरीका ऐसे सॉल्व कर लो, दूसरा तरीका क्या है कि आप इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस निकालो, इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस निकालो, 5, 10 और 30 का नेट रेजिस्टेंस निकालो, ये आपको वोल्टेज गिवन है V इक्वल्स टू IR पुट करो और फिर वहां से I निकालो। अगला सवाल टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस में आपको तो रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा, तो आओ निकाल लेते हैं पहले 5, 10 और 30, यानी कि 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/5, कैसे भी ऐड कर लो 1/5 और 1/30, तीनों का एलसीएम जो आएगा वो 30 आ जाएगा, तो यहाँ पुट करोगे तो 3 प्लस 6 प्लस 1 6 3 9 और 110, तो ये क्या हो जाएगा 1/10/30 दैट इज 1/3, तो 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/3, तो यहाँ से R नेट जो आ जाएगा वो कितना आ गया 3 ओम आ गया। R नेट मिल गया 3 ओम, बस अब क्या करो, अब R नेट मिल गया 3 ओम, तो बस अब क्या कर दो V इक्वल्स टू IR पुट करो, V इक्वल्स टू IR पुट करोगे, V आपको गिवन है 12, I आपको पता है, पता नहीं, R आपको पता है मिल गया 3, तो यहाँ से I कितना मिल गया 4 एम्पियर, तो यहाँ से ये आ गया I नेट टोटल सर्किट के अंदर। तो आप ना ऐड करके देखो 12/30, 12/10 और 12/5, आप ऐड करके देखो, तीनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा आपका 4 एम्पियर आना चाहिए, अगर 4 एम्पियर नहीं आ रहा मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी की है। आई बस ने देख लो एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 12/30, 12/10 और 12/5, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा अगेन 30, तो 30 एलसीएम तो ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा यहाँ से 10 3 30, तो ये हो जाएगा 12 3 36 और ये आ जाएगा 5 6 तो 5 6 तो 12 6 आ जाएगा 72, 12 6 72 ऐड करो, तो ये आ गया 6 2 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 और 1 12, तो आ गया 120/30, तो ये सॉल्व करोगे तो 3 होता 3 3 4 12 आ गया 4 एम्पियर, यानी कि जो आपने निकाला वो एकदम सही निकाला है। पढ़ते हैं आगे अगला सवाल देखो, अब फिगर 11.12, अब किससे सवाल है फिगर 11.12, तो 11.12 क्या है अगेन ये बात 11.12 ओके 11 ओके, मैंने सवाल नहीं लिया, शायद सवाल का डायग्राम नहीं लिया। खैर आप एक बार ना देख सकते हैं, सेम सवाल है, आज से आप इस सवाल को करिएगा और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज हो गई, इसके बाद हमारे पास आता है ये वाला सवाल, इसमें ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, एक सवाल यहाँ पर है और एक सवाल आपके एक्सरसाइज में मिलेगा, एक सवाल यहाँ पर मिलेगा और एक सवाल सेम एक्सरसाइज में मिलेगा, बस वैल्यू चेंज होगी, करने का सिनेरियो बिल्कुल सेम टू सेम। अगला देखो, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टेड इन पैरेलल 1 ओम एंड, अच्छा आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तीनों का पैरेलल आएगा, तो इसके लिए जज करना है, किसका मतलब जज करना है इन द सेंस कि आपको देखना है, तो मेन ये समझो यहाँ पर कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा उन दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आएगा। जैसे कि एक है हमारे पास 10.6 10 की पावर 6 मतलब 10 मतलब समझ लो 1 लाख करीब है, और ये रहा 1 ओम, तो सोचो इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 से भी छोटा आएगा। यहां देखो 1 ओम और 10 to the power 3 ओम, तो और क्या है 10 to the power 6 ओम, तो तीनों का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो अगेन 1 से कम आएगा, यानी कि सबसे छोटे से भी क्या आएगा कम आएगा। तो बस अगला देखो, एक इलेक्ट्रिकल लैंप है जिसका 100 ओम एंड एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम, और एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 500, तीनों किस में कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट आयरन द सेम सोर्स दैट टेक्स मच एज करंट ऑल द थ्री अप्लायंस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो अब आपको तीनों बता रखा है, तीन रेजिस्टेंस है 100 50 एंड 200, 100 ओम 50 ओम एंड 500 ओम। आपसे पूछा है कि किस सोर्स व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स
दैट टेक्स मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। जितना ये 3 अप्लायंसेस ले रहे हैं, इनमें से बताओ कि कौन सा ऐसा रेजिस्टर होगा जो कि सबसे ज्यादा करंट ले रहा होगा। तो भैया हमें पता है कि जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, यानी कि 50 ओम वाला सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, तो आपको करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट कितना जाएगा आपको, V इज इक्वल्स टू IR। V आपको पता है, दैट इज V आपको गिवन कितना है 220 वोल्ट। I आपको पता नहीं, R आपको पता है दैट इज 50। यहां से I निकाल लो, 220/50। अच्छा ये पता है ये मैं कैसे अप्लाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये बैटरी, ये जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। यही सेम चीज अगर सीरीज में होता तो मैं ये सवाल ऐसे नहीं करता, पहले मुझे आर नेट निकालना पड़ता, फिर मुझे सॉल्व करना पड़ता। यहाँ मुझे आर नेट निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि पैरेलल में तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो यहाँ से सॉल्व करो तो 1 0 से 0 कैंसिल, 5 4 20 एंड 5 4 20, यानी कि 4.4 एम्पियर आ जाएगा। अगला देखो, What are the advantages of connecting electrical appliances in parallel instead of a battery connected in series? तो भैया आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ोगे कि जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, यहाँ पर पूछ लिया गया है कि एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि भैया अगर कोई भी एक अप्लायंस खराब हो गया तो हमारा दूसरा अप्लायंस बचा हुआ रहेगा, चलता रहेगा, यानी कि एक अप्लायंस खराब होने की वजह से हमारे घर के सभी अप्लायंसेस खराब नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा फायदा होता है आपके पैरेलल में कनेक्ट करने पर। और क्या है कि सबको सेम पोटेंशियल मिलता है, सबको क्या मिलता है, सेम पोटेंशियल मिलता है, तो इसलिए सब अपने अपने पोटेंशियल पर काम कर रहे होते हैं। अगर यही हम सीरीज में कनेक्ट कर देते तो पहला मान लो डर नहीं रहता कि एक खराब हो गया तो दूसरा भी खराब हो जाएगा, ये डर नहीं होता, तब भी हम सीरीज में नहीं कनेक्ट करते। क्यों, क्योंकि जब सीरीज में होगा तो सबकी पावर, सबके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा, तो सबके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा, तो किसी में कम जाएगा किसी में ज्यादा जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका डिवाइस है वो अपने मैक्सिमम पावर पर काम नहीं कर पाएगा। तो अगर मैक्सिमम पावर पे काम नहीं कर पाएगा तो फिर उस डिवाइस का काम ही क्या है, आई बस नहीं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये सबसे 2 बड़े फायदे हैं। अगला सवाल देखो, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड टू गिव अ 4 ओम रेजिस्टेंस एंड 1 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ सवाल देखो कि 3 रेजिस्टर्स हैं, अब उनको किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें कि तीनों का नेट रेजिस्टेंस जो आ जाए वो 4 ओम आ जाए और 1 ओम आ जाए। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस क्या है, या तो तीनों पैरेलल, ऑप्शंस क्या है, या तो तीनों पैरेलल या तीनों सीरीज। लिख लो तीनों पैरेलल, लिख लो इसको तीनों पैरेलल तीनों सीरीज, ये 2 चीज हो गए। अब एक सीरीज 2 पैरेलल, एक सीरीज 2 पैरेलल, या फिर 2 पैरेलल एक सीरीज। यही ऑप्शन बचा हमारे पास, मतलब यही 4 तरीके हैं जिससे हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। आओ देखते हैं, 2 3 और 6 है, तो लेट से मैं कह रहा हूं कि तीनों सीरीज में, अगर तीनों सीरीज में है तो 6 3 9 और 2 11, तो 4 और 1 तो आने वाला नहीं है, मतलब तीनों सीरीज नहीं हो सकता। तीनों पैरेलल देखो, जब तीनों पैरेलल देखोगे तो यहाँ पर क्या है 2, यहाँ है 3 और ये है 6। जब और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि 6 और 3 का जब पैरेलल निकालोगे तो इसका 6 और 3 का जो पैरेलल आएगा वो 2 ओम आएगा, और जब 2 ओम और 2 ओम पैरेलल है तो अगेन इनका नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। यानी कि जब तीनों पैरेलल होंगे तब जाके नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 ओम। यानी कि सीरीज पर कुछ नहीं मिलेगा, तीनों पैरेलल पर हमारा एक आंसर मिल गया। अब हमें 4 ओम लाना है, तो 4 ओम के लिए क्या बचा, एक सीरीज 2 पैरेलल। आओ देख लेते हैं, एक सीरीज में क्या है, ये रहा 2 ओम और बाकी दोनों क्या ले लो, पैरेलल ले लो। तो ये रहा हमारा 6 ओम और ये रहा हमारा 3 ओम। तो 6 और 3 ओम का नेट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 2 ओम। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में रहेंगे तो 2 और 2 का क्या हो जाएगा, 4 ओम। यानी कि सिंपल 4 ओम का क्या मिलेगा, जब एक सीरीज ले लो और 2 पैरेलल ले लो तो आपको 4 ओम मिल जाएगा। ऐसे ही आपको सवाल करना है, ऐसे ही एक सेम सवाल एक्सरसाइज में है, वो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। अगला क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ कॉम्बिनेशन। 4 8 12 और 24 से हम सबसे जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा और जो सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा उसका, तो बेसिकली सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन। तो जो हाईएस्ट होगा वो 24 से ज्यादा होगा और जो लोएस्ट होगा वो 4 से कम होगा। 4 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो सीरीज में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है और पैरेलल में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। अगला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इससे क्या पूछता है, इससे सवाल जो पूछता है आपसे स्टेट जूल्स इफेक्ट, स्टेट जूल्स हीटिंग इफेक्ट, स्टेट जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स
हीटिंग इफेक्ट। सबसे पहला स्टेट जूल्स हीटिंग इफेक्ट, या फिर क्या है व्हाट स्टेट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोनों तरीके से पूछ सकता है, दोनों तरीके का मतलब क्या, ओवरऑल सेम है, ठीक है। और इसी में सवाल कंटिन्यू कर सकता है, अगर सेक्शन सी, डी और ई में पूछा है तो इसी में कंटिन्यू कर सकता है। ऑल्सो राइट द फैक्टर्स ऑन विच हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स, ऑल्सो राइट द फैक्टर्स ऑन विच हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स। तो सबसे पहला है स्टेट जूल हीटिंग इफेक्ट क्या है कि व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, सबसे पहले सुन लो, when current is passed through a conductor after some time it gets heated up, after some time it gets heated up। आप भैया चार्जर लो, मोबाइल में डालो, तो क्या होगा, मोबाइल थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। चार्जर लो, मोबाइल में डालो, थोड़ी देर मोबाइल क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद मोबाइल गर्म हो जाएगा। तो हुआ क्या, when current is passed through a conductor after some time it gets heated up, this effect is known as heating effect of electric current and this was observed by Joule's, that's why this is also known as Joule's heating effect। लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं लिखवा नहीं रहा, इतना काफी है। इसमें अब अगली चीज पूछता है फैक्टर्स अफेक्टिंग हीटिंग इफेक्ट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है या जो कि अफेक्ट करते हैं या फिर जिस पर हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है, या तो अफेक्ट पूछता है या फिर डिपेंड करता है। तो हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला है करंट, सबसे पहला क्या है करंट। अगर डिपेंडेंसी पूछे तो करंट, और दूसरा क्या है रेजिस्टेंस, तीसरा क्या है टाइम, तीसरा क्या है टाइम। ऑल्सो कह दे कि भाई ये बताइए कि रिलेशन क्या बनता है इसके अंदर। तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, हीटिंग इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, टाइम फॉर विच द करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर, कि उतने जितना समय आप उस कंडक्टर में करंट पास करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब फाइनली कंबाइन किया गया तो H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ये हमारा एक बन गया फॉर्मूला। लेकिन हमारे अंदर तिगड़म इस वजह से लग गया भैया क्योंकि हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, यहाँ हमें दिख रहा है IR, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ओम्स लॉ का तिगड़म। तो हमें पता है क्या है V इक्वल्स टू IR, तो यहाँ से हम I को लिख सकते हैं V बाई R और R को लिख सकते हैं V बाई I। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बस चेंज कर दो। सबसे पहले I को चेंज किया फिर R को, तो पहले लेट से I को चेंज करो, तो यहाँ से I की जगह आप क्या लिख सकते हो V बाई R, तो यहाँ हो जाएगा V बाई R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो ये दिस कैन बी रिटन एज V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू T। एक R ने एक R को मार दिया, तो क्या फॉर्मूला बच गया V स्क्वायर बाई R इंटू T, एक फॉर्मूला बना। दूसरा फॉर्मूला देखो कि जब आप V बाई I पुट करोगे तो दूसरा फॉर्मूला देखो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू V बाई I इंटू T। एक I ने एक I को मार दिया तो H इज इक्वल्स टू क्या बन गया, H इज इक्वल्स टू बन गया VI। तो हमारे पास हीट के तीन फॉर्मूले बन गए, हीट के कितने फॉर्मूले बन गए, तीन फॉर्मूले, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT VIT और V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये रहा हमारा हीट का तीन फॉर्मूला, जिसमें I स्क्वायर RT वाला जो फॉर्मूला है ये जनरली हम अप्लाई करते हैं कब, सीरीज में। VIT वाला जो फॉर्मूला है ये आप किसी भी जनरल फॉर्म है, ये क्या है, ये जनरल फॉर्म है, आप जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं। और V स्क्वायर बाई R इंटू T ये आप कब करते हैं, जनरली आप पैरेलल में। तो क्या हम इसको नॉर्मली अप्लाई नहीं कर सकते, भैया कर सकते हो अप्लाई, लेकिन अगेन आपको दूसरी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी उसके लिए। लेकिन हाँ पैरेलल में जब आपको रेजिस्टेंस दे रखा हो, मतलब पैरेलल में आपको जब कॉम्बिनेशन दे रखा हो और फिर आपसे हीटिंग इफेक्ट पूछे तो आप जनरली उसमें V स्क्वायर बाई R इंटू T ही पुट करें, क्योंकि इससे क्या होगी, आसानी होगी। बाकी आप VIT भी पुट कर सकते हो, I स्क्वायर R इंटू T भी पुट कर सकते हो, जो चाहो आप वो पुट कर सकते हो, बस उसी के अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज पटकनी होंगी। बढ़ते हैं आगे, चलिए खैर आई थिंक ये काफी लंबा एक्सटेंड हो गया है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम वहां पर हीटिंग इफेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे, फिर पावर पढ़ेंगे और फिर आपकी बिजली बिल करेंगे और फिर हम इस चैप्टर को क्या करेंगे और PYQs करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़, टिल देन अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, बहुत अच्छे से।